स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे बहुत ही गंभीर अध्याय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने पढ़ा तो है, पर शायद उसकी गहराई को कभी उस तरह से नहीं समझा। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान पड़े वो भयानक अकाल जी। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि ये अकाल जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान ले ली, क्या वो बस मॉनसून की विफलता या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं थीं या फिर इनके पीछे कुछ और भी था। बिल्कुल, और यही सवाल इस पूरी चर्चा का मतलब केंद्र है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं है। ये कहानी है नीतियों की, एक खास तरह की आर्थिक सोच की और एक प्रशासन की जिसने जमीनी हकीकत से जैसे मुंह ही फेर लिया था। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। जब हम अकाल या फैमिन शब्द सुनते हैं तो क्या इसकी कोई तकनीकी परिभाषा है? हाँ है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि अकाल वो स्थिति है जब भोजन तक पहुंच की कमी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण और भूखमरी से मौतें होने लगें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अकालों को देखने के हमेशा से दो बिल्कुल अलग नजरिए रहे हैं। दो नजरिए, वो कौन से? एक तो था माल्थस का सिद्धांत, जो 19वीं सदी के ब्रिटिश शासकों में बहुत लोकप्रिय था। अच्छा। उनका मानना था कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है और खाना उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, तो अकाल एक तरह का नेचुरल चेक है, प्रकृति का तरीका है आबादी को काबू में रखने का। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि लाखों लोगों का मरना एक प्राकृतिक घटना है। बिल्कुल, और इस सोच के हिसाब से सरकार को ज्यादा दखल देना भी नहीं चाहिए। और दूसरा नजरिया, जिसे आज ज्यादातर इतिहासकार और अर्थशास्त्री मानते हैं, वो ये है कि अकाल मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित? हाँ, मतलब वो सरकारी नीतियों की विफलता या राजनीतिक उदासीनता का नतीजा होते हैं। और यहीं पर ब्रिटिश पूर्व भारत और औपनिवेशिक भारत के अकालों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले अकाल नहीं पड़ते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अकाल तो पहले भी पड़ते थे, लेकिन उनका स्वरूप अलग था। वो ज्यादातर स्थानीय होते थे। किसी एक छोटे इलाके में फसल खराब हो गई तो वहां खाने की कमी हो गई। लेकिन औपनिवेशिक काल में अकाल एक सिस्टमिक क्राइसिस, एक पूरे आर्थिक तंत्र का संकट बन गए। समस्या सिर्फ अनाज की कमी की नहीं थी। जैसा कि बीएम भाटिया जैसे विद्वानों ने बताया, असली समस्या थी लोगों की खरीदने की शक्ति का, मतलब परचेजिंग पावर का पूरी तरह खत्म हो जाना। अच्छा। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के पारंपरिक सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया था, जो एक तरह का सेफ्टी नेट हुआ करता था। और जब वो टूटा तो एक छोटा सा सूखा भी करोड़ों लोगों के लिए मौत का पैगाम बन गया। ये तो बहुत डरावनी तस्वीर है। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो बता सकें कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी? आंकड़े तो सच कहूं होश उड़ाने वाले हैं। शशि थरूर का एक अनुमान है कि सिर्फ 1770 से 1900 के बीच भारत में अकालों से करीब 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। 2.5 करोड़? जी, 2.5 करोड़। ये तो इस आंकड़े को समझना भी मुश्किल है। जी। उसी दौरान पूरी दुनिया में हुए युद्धों में कुल मिलाकर 50 लाख लोग मारे गए थे। जी हाँ। और भारत में उससे 5 गुना ज्यादा लोग सिर्फ भूख से मर गए। यही इसकी भयावहता है। कुछ बड़े अकालों को देखें तो जैसे 1770 का बंगाल का महाकाल, करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। उस वक्त की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। 1/3? फिर 1788-94 का दोजी बारा अकाल, जिसे खोपड़ी अकाल भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी हड्डियां और खोपड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी रहती थीं। और फिर 1876 से 78 का महाअकाल, जिसमें मद्रास, मैसूर, बॉम्बे, यूपी सब प्रभावित हुए, उसमें भी करीब 60 लाख से 1 करोड़ के बीच मौतें हुईं। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर वही बुनियादी सवाल कि ऐसा हुआ क्यों? अगर ये सिर्फ सूखा नहीं था तो ब्रिटिश नीतियां ऐसी क्या थीं कि बात यहां तक पहुंच गए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उनकी आर्थिक विचारधारा को समझना होगा। उनकी सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी नीति थी लेज़े फेयर की, मतलब अहस्तक्षेप। हाँ, सरकार ने कहा, बाजार को अपना काम करने दो, हम बीच में नहीं आएंगे। एडम स्मिथ के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे। मतलब सरकार का काम लोगों की जान बचाना नहीं, बल्कि बाजार को खुला छोड़ना था। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे बुरे अकाल के दौर में भी, जब यहाँ लाखों लोग भूखे मर रहे थे, भारत से अनाज का निर्यात ब्रिटेन और दूसरे देशों को होता रहा। ये तो अविश्वसनीय है। जी।
एक तरफ लोग भूख से दम तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ अनाज से भरे जहाज बंदरगाहों से निकल रहे थे। हमारे नोट्स में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक जिक्र है। उन्होंने इन्हें पैसे का अकाल कहा था। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बिल्कुल सही नस पकड़ी थी। ये अनाज का अकाल उतना नहीं था जितना पैसे का अकाल था। किसानों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। और वो क्यों नहीं थे? इसके कई कारण थे। पहला, बहुत ज्यादा भू-राजस्व। आरसी दत्त जैसे शुरुआती भारतीय अर्थशास्त्रियों ने दिखाया कि किसानों से उनकी उपज का 50% या उससे भी ज्यादा हिस्सा लगान में ले लिया जाता था। 50%? हाँ, तो उनके पास अपने परिवार के लिए या बुरे वक्त के लिए कुछ बचता ही नहीं था। और दूसरा कारण? दूसरा कारण था कृषि का जबरदस्ती कमर्शलाइजेशन, यानी वाणिज्यीकरण। अंग्रेजों ने किसानों को चावल, गेहूं जैसी खाद्य फसलें छोड़कर नील, अफीम, कपास जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया। क्योंकि ब्रिटेन की मिलों को कच्चा माल चाहिए था। बिल्कुल। तो किसान के पास न तो खाने को अपना अनाज बचा और न ही बाजार से अनाज खरीदने के लिए पैसा। वो दोनों तरफ से फंस गया। और इसी में वो भी तो जुड़ गया होगा कि भारतीय कारीगरों का काम धंधा चौपट हो गया था। हाँ, वो ताबूत में आखिरी कील थी। जब मैनचेस्टर से मशीन का बना सस्ता कपड़ा भारत आया तो लाखों भारतीय बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। और वो सब भी खेती पर ही निर्भर हो गए। हाँ, तो पहले से ही दबाव झेल रही जमीन पर बोझ और बढ़ गया। तो ये एक चक्रव्यूह था। ज्यादा लगान, नकदी फसलें और बर्बाद उद्योग। बस एक सूखे की चिंगारी की देर थी। इन नीतियों के पीछे जो लोग थे, जो वाइसरॉय और अधिकारी थे, क्या उन्हें ये सब दिख नहीं रहा था? उन्हें बजट दिख रहा था। उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। वाइसरॉय लिटन का उदाहरण सबसे अच्छा है। 1876 के महाअकाल के समय उन्होंने राहत कार्यों पर पैसा खर्च करने को सस्ता भावुकता कहा। सस्ता भावुकता? जी, उनका तर्क था कि इससे भारत सरकार दिवालिया हो जाएगी। लोगों की जान बचाने से ज्यादा उन्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की चिंता थी। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा तो टेम्पल ने बहुत उदारता से राहत कार्य चलाए और जानें बचाईं। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, लेकिन इसके लिए लंदन में बैठे अधिकारियों ने उनकी इतनी आलोचना की कि बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर दिया। अच्छा। नतीजा, जब 2 साल बाद मद्रास में बड़ा अकाल पड़ा तो इसी रिचर्ड कैंपल ने इतने कठोर नियम लागू किए कि राहत कैंप यातना शिविर बन गए। वहां मृत्यु दर 90% तक पहुंच गई थी। मतलब सिस्टम ने एक अच्छे अधिकारी को भी क्रूर बना दिया। बिल्कुल। तो क्या कोई सुधार की कोशिश ही नहीं हुई? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहा? बदलाव आया, लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत सी जाने जाने के बाद। पहली बार 1861 में कर्नल बेयर्ड स्मिथ समिति ने माना कि भारत के अकाल भोजन के नहीं बल्कि काम के अकाल हैं। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। बहुत बड़ा। लेकिन उनकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। तो असली मोड़ कब आया? असली मोड़ आया 1880 में, स्ट्रेची आयोग के साथ। अच्छा। हाँ, इस आयोग ने पहली बार साफ साफ कहा कि लोगों को अकाल से बचाना सरकार का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और इसी की सिफारिशों पर 1883 में भारतीय अकाल संहिता यानी इंडियन फैमिन कोड बना। ये एक तरह की गाइड बुक थी कि अकाल पड़ने पर सरकार को क्या-क्या कदम उठाने हैं। तो ऐसा लगता है कि 1900 आते आते ब्रिटिश प्रशासन ने सबक सीख लिया था। हालात शायद बेहतर हो रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े अकालों में कमी भी आई, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा पन्ना आता है जो इन सारे सुधारों पे पानी फेर देता है। और वो था 1943 का बंगाल अकाल। 1943 का बंगाल अकाल। इसमें तो कहते हैं 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। जी। ये सब सुधारों के बावजूद कैसे हो गया? यही सबसे बड़ा और दुखद सवाल है। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी वुडेड आयोग की रिपोर्ट में कहा कि चावल की फसल कम हुई थी इसलिए अकाल पड़ा। लेकिन सच कुछ और था। ज्यादातर इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि यह पूरी तरह से मानव निर्मित था। ये अकाल प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की युद्ध नीतियों का सीधा नतीजा था। चर्चिल की नीतियां? हाँ, चर्चिल भारतीयों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनकी सोच वही माल्थस वाली थी। उन्होंने भारत के सारे संसाधनों को युद्ध में झोंक दिया था। पर जमीन पर ऐसा क्या हुआ जिससे हालात इतने बिगड़ गए? सबसे विनाशकारी कदम था उनकी इनकार नीति या डिनायल पॉलिसी। अंग्रेजों को डर था कि जापानी सेना बर्मा के रास्ते बंगाल में घुस सकती है। तो सेना को रोकने के लिए उन्होंने बंगाल के तटीय इलाकों में हजारों नावें और बैलगाड़ियां या तो जब्त कर लीं या नष्ट कर दी। लेकिन नावें और बैलगाड़ियां तो आम लोगों की जीवन रेखा थी। बिल्कुल। इसी से बंगाल की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सब ठप हो गई। अनाज बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा था। जो था भी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। और यहीं पर अमर्त्य सेन का सिद्धांत आता है ना, हकदारी विफलता। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने
यही तर्क दिया। उन्होंने कहा कि समस्या भोजन की उपलब्धता की नहीं थी, बल्कि लोगों की उसे खरीदने की क्षमता के खत्म हो जाने की थी। मतलब बाजार में चावल था, लेकिन लोगों की जेब में उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी, खाने की कीमतें 300% बढ़ गई, जबकि एक खेतिहर मजदूर की आमदनी सिर्फ 30% बढ़ी। और सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि सरकार ने इसे कभी अकाल घोषित ही नहीं किया। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। अगर वो इसे आधिकारिक तौर पर अकाल घोषित करते तो उन्हें अपनी ही बनाई अकाल संहिता का पालन करना पड़ता, राहत कार्य शुरू करने पड़ते। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस सब का भारत के लोगों पर, उनके मन पर क्या असर हुआ होगा? इन अकालों ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग में घी का काम किया। जब लोगों ने देखा कि सरकार उनकी जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, तो आजादी की मांग और तेज हो गई। दादा भाई नौरोजी ने उड़ीसा अकाल की भयावहता देखने के बाद ही भारत की गरीबी पर अपना शोध शुरू किया, जिससे उनका प्रसिद्ध ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत निकला। और समाज के स्तर पर भी कुछ बदलाव आया? हाँ, एक बहुत दिलचस्प बदलाव आया। पहले राहत कार्य अक्सर धार्मिक संस्थाएं करती थीं, लेकिन अब रामकृष्ण मिशन और साधारण ब्रह्म समाज जैसे राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन आगे आए। यह एक तरह से भारत का समाज था जो खुद अपने लोगों की मदद कर रहा था, सरकार का इंतजार किए बिना। तो इन सभी बातों को समेटें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ब्रिटिश भारत में अकाल सिर्फ मॉनसून की विफलता नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक ऐसी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का नतीजा थे जिसने करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति छीन ली थी और संकट के समय उन्हें बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ दिया था। ये नीतियां थीं, प्राथमिकताएं थीं और एक शासक वर्ग की मानसिकता थी जिसने एक प्राकृतिक संकट को एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी में बदल दिया। ये विश्लेषण आज भी बहुत बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या? आज की दुनिया में जहां हमारे पास इतना खाना है, इतनी तकनीक है, फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में भूखमरी क्यों है? वो कौन सी आज की नीतियां या अदृश्य दीवारें हैं जो संसाधनों को उन तक पहुंचने से रोकती हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि अकाल सिर्फ खेतों में नहीं, बल्कि कभी-कभी उन कमरों में भी पैदा होते हैं जहां नीतियां बनाई जाती हैं।